हेलो गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हो आप सब लोग। जैसा कि अपन ने सीरीज स्टार्ट की थी बीसीए और एससीए वैकेंसी के लिए, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स, उसका ये आज आगे का लेक्चर है। आज के लेक्चर में अपन ओएसआई मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले एक दो चीज़ और, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर ये पूरा कोर्स होगा या नहीं होगा। आपको पूरा कोर्स होगा, मतलब आपको अगले 2 महीने में आपका पूरा का पूरा जो कोर्स है वो कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसके अलावा आपको बहुत सारी पीवाईक्यूज भी मिलेगी। यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहाँ पे आपको बहुत सारी पीवाईक्यू भी मिलेगी। जैसे अदर अदर स्टेट में जो कंप्यूटर टीचर का एग्जाम होता है, उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको सारे के सारे वहाँ पे मिलेंगे। तो चलो आज के स्टार्ट में अपन पढ़ेंगे ओएसआई मॉडल के बारे में। स्टार्ट करते हैं। देखो, अपन नेटवर्क मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं। तो दो प्रकार के नेटवर्क मॉडल हैं आपके। पहला है ओएसआई मॉडल और दूसरा है टीसीपी आईपी मॉडल। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ओएसआई मॉडल और उसके बाद में पढ़ेंगे टीसीपी आईपी मॉडल। टीसीपी आईपी मॉडल के दो वर्जन होते हैं ना। एक होता है 4 लेयर, इसमें 4 लेयर होती है, और एक होता है 5 लेयर। ये दोनों अपन अलग से पढ़ेंगे एक बार ओएसआई मॉडल कंप्लीट हो जाए उसके बाद। ओएसआई मॉडल है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीसीए और एससीए की वैकेंसी में, क्योंकि इसमें इतना बड़ा टॉपिक है ये कि इसमें ज़्यादातर नेटवर्किंग का लगभग पूरा का पूरा पार्ट आपकी इसमें कवर हो जाएगा। जैसे आईपी एड्रेस वगैरह इसी का पार्ट है, इसमें कवर हो जाएगा। जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, है ना, जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, अलग अलग लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं, वो सारे कवर हो जाएंगे। और इसमें अपन ये पढ़ेंगे कि जो ईच लेयर है, प्रत्येक लेयर का कोई ना कोई रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, और उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज पे आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है। चलो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ओएसआई मॉडल। देखो, ओएसआई मॉडल, सबसे पहली चीज, ओएसआई की फुल फॉर्म क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। आपको याद रखना है कि ओएसआई की फुल फॉर्म क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अब देखो ये बताओ कि अपन को ओएसआई मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी, मतलब इसको पढ़ने का उद्देश्य क्या है, मतलब ये ऐसा क्या काम कर रहा है ताकि अपन ओएसआई मॉडल यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मतलब किस उद्देश्य से ओएसआई मॉडल को लाया गया था। देखो, जब दो डिवाइस होती है, इनके बीच आप डेटा भेज रहे हो, इन डिवाइस के बीच डेटा भेज रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि इन दोनों डिवाइस की आर्किटेक्चर अलग हो। आर्किटेक्चर का ये मतलब है कि हो सकता है इसका जो हार्डवेयर है और इसका जो हार्डवेयर है, दोनों का हार्डवेयर क्या हो, अलग अलग हो। ऐसा भी हो सकता है दोनों के सॉफ्टवेयर हैं वो भी क्या हो, अलग अलग हो, है ना। ऐसे बहुत अच्छे चांस है। जरूरी थोड़ी ना कि सेम ही डिवाइस, जो सेंडर और रिसीवर है दोनों सेम ही डिवाइस यूज करें, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। कोई भी डिवाइस हो सकती है, उसका आर्किटेक्चर अलग होगा, जो दूसरी डिवाइस होगी उसका आर्किटेक्चर अलग होगा। आर्किटेक्चर का मतलब है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, दोनों का। अब देखो, जब ये डेटा आप एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे भेजते हो और उनका आर्किटेक्चर अलग अलग है, तो बहुत सारी समस्याएं आती है ना डेटा को समझने में। डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करते हैं, तो अगली डिवाइस डेटा को किस तरीके से समझ पाती है, तो बहुत तरह की दिक्कत आती है। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए अपन ने किसको लाया? ओएसआई मॉडल को लाया। ओएसआई मॉडल क्या बोलता है कि आपके पास कोई डिवाइस से फर्क नहीं पड़ता उनकी आर्किटेक्चर क्या है, उनका हार्डवेयर क्या है, अलग अलग है, सेम है, या फिर इनका सॉफ्टवेयर क्या है, अलग अलग है, सेम है। आप दो डिवाइसों के बीच डेटा को भेज सकते हो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? ओएसआई मॉडल को लागू करना पड़ेगा। यदि आपने ओएसआई मॉडल को लागू कर दिया तो फिर ये सारी जिम्मेदारी इसकी है कि सेंडर से जो डेटा है वो रिसीवर तक जाए और उसमें बिल्कुल भी एरर फ्री जाए और बिल्कुल समय पे डेटा पहुंचे। तो देखो, पहली चीज, ओएसआई की फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसको 1984 में इसको स्टैंडर्डाइज किया था। किसके द्वारा किया गया था? आईएसओ के द्वारा। और आईएसओ की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये एक संस्था है जिसने 1984 में इसको एक वैलिड मॉडल है वो करार दे दिया था। ये क्या करता है? दो सिस्टम कम्युनिकेट कर सकते हैं, चाहे उनका कोई भी आर्किटेक्चर हो। मतलब ये अपन को एक फैसिलिटी देता है कि आपके पास दो सिस्टम है, उनको आपको कम्युनिकेट करना है, उन दोनों के बीच आपको बातचीत करानी है, तो आप ओएसआई मॉडल को लागू कर सकते हो। चाहे उनका जो भी आर्किटेक्चर है, जो भी हार्डवेयर है, जो भी सॉफ्टवेयर है, चाहे कितना भी अलग अलग हो, उनके वर्जन अलग अलग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इजीली डेटा को कम्युनिकेट कर सकते हो। देखो, ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स होती है। कितनी लेयर्स होती है? 7 लेयर्स होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर्स होती है? 7 लेयर्स होती है। अब देखो, आगे देखो, ये है 7 लेयर। जो सबसे ऊपर वाली लेयर है ना, उसे बोलते हैं अपन एप्लीकेशन लेयर, और जो सबसे नीचे वाली लेयर है उसे बोलते हैं अपन फिजिकल लेयर। तो सबसे पहला काम तो आपका ये है कि आपको सातों की सातों लेयर याद होनी चाहिए, और क्रम से याद होनी चाहिए कि सबसे ऊपर कौन सी एप्लीकेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, फिर सेशन लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क डेटा लिंक और फिजिकल लेयर। तो इसके लिए आप ट्रिक भी बना सकते हो, है ना, जो आपको सही लगे वो आप ट्रिक बना लो ना। देखो, मैंने एक ट्रिक बनाई है, देखना। आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु, डीपी बदली,
है ना। जब मैं आंध्र प्रदेश में था तो मेरी अलग डीपी थी फ़ोन की। जैसे मैं तमिलनाडु था तो तमिलनाडु में पहुंचा तो मैंने अपनी डीपी चेंज कर ली। अब देखो ये एक ट्रिक है, आप अपने हिसाब से जैसे भी बना सकते हो। ए का मतलब है एप्लीकेशन लेयर, बी का मतलब है प्रेजेंटेशन लेयर, सी का मतलब है सेशन लेयर, टी का मतलब है ट्रांसपोर्ट लेयर, एन का मतलब है आपके पास नेटवर्क लेयर, डी का मतलब है डेटा लिंक लेयर, और पी का मतलब है फिजिकल लेयर। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम आपका ये है कि आपको ओएसआई मॉडल की सातों लेयर पता होनी चाहिए। देखो ये सबसे है बॉटम लेयर, ये सबसे है बॉटम लेयर, ये है सबसे नीचे की लेयर है, और ये सबसे है ऊपर की लेयर, है ना। ये है सबसे ऊपर की लेयर। तो आपको क्रम पता होना चाहिए कि सबसे बॉटम की लेयर कौन सी है और सबसे नीचे की लेयर कौन सी है। यहां तक आपको आया समझ में? उसके बाद में अगला देखो। देखो वापस मैंने लेयर बनाई है। अब देखो जो ऊपर की तीन लेयर होती है इन्हें बोला जाता है सॉफ्टवेयर लेयर, इन्हें बोला जाता है सॉफ्टवेयर लेयर्स। और जो नीचे की तीन लेयर्स हैं इन्हें बोला जाता है हार्डवेयर लेयर्स, हार्डवेयर। ठीक है, यहां तक आया समझ में? अब अगली चीज देखो, इनका दूसरा नाम है, यहां पे लिख देता हूं, यूजर सपोर्ट लेयर, यूजर सपोर्ट लेयर। और इन तीनों लेयर्स का दूसरा नाम है नेटवर्क सपोर्ट लेयर, नेटवर्क सपोर्ट लेयर। ये आपको आगे समझ में आएगा कि नेटवर्क सपोर्ट लेयर इसका नाम क्यों है। जब आप डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे भेजोगे तो आपको पता चलेगा कि नेटवर्क में जो है वो डेटा यहाँ तक ट्रेवल कर सकता है ना, यहाँ से ट्रेवल करेगा फिर नीचे आ जाएगा, बाद में मान लो एक राउटर और मिला तो नेटवर्क लेयर तक ट्रेवल करेगा फिर नीचे आ जाएगा। तो सबसे पहले चीज तो आपको ये समझना है कि लेयरों के नाम क्या है। जो ट्रांसपोर्ट लेयर है इसे बोलते हैं हार्ट ऑफ ओएसआई लेयर, इसे बोलते हैं हार्ट ऑफ ओएसआई लेयर। यहां तक आपको समझ में आया होगा। पहली चीज आपको नेटवर्क की नाम याद रखना है, उसके बाद में ये पता करना है, एग्जाम में सवाल आ सकता है कि निम्न में से कौन सी यूजर सपोर्ट लेयर्स हैं, कौन सी है जो सॉफ्टवेयर लेयर्स बोला जाता है इनको। तो सबसे पहली चीज आपको सातों लेयर के नाम याद रखने हैं। फिर ऊपर वाली तीन लेयर को सॉफ्टवेयर लेयर्स भी बोलते हैं, यूजर सपोर्ट लेयर्स भी बोलते हैं। जो नीचे की तीन वाली लेयर है उन्हें नेटवर्क सपोर्ट लेयर या फिर हार्डवेयर लेयर भी बोलते हैं। परीक्षा में यह सवाल आ सकता है कि हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल किसे बोला जाता है, तो किसे बोला जाता है? ट्रांसपोर्ट लेयर को हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल बोला जाता है। उसके बाद में देखो ये एक बार मैं रफ करता हूं। यहाँ पे ये आपको ट्रिक याद ही करनी है ना, कहीं पे लिख लेना आप लोगों को, हाँ ये याद ही करनी है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं ऐसा। अब देखो यहाँ पे एक चीज, मान लो आपके पास दो डिवाइस हैं, ये मेरे पास एक डिवाइस है और ये दूसरी डिवाइस है। इस डिवाइस ने डेटा भेजा, मतलब आप ऐसा समझो कि ये आप हो और ये आपका दोस्त है और आपने अपने दोस्त को व्हाट्सएप पे हाई भेजा है ना, तो इसको क्या मिलेगा? हाई मिलेगा। तो ये हाई जो डेटा भेजा आपने वो किस प्रकार से ट्रेवल हो सकता है, ट्रेवल होता है वो अपन देखते हैं। देखो उसके लिए अपन ये वाला ले, ये देखो ना, ये मान लो है सेंडर जो डेटा भेज रहा है, और ये क्या है? रिसीवर जो डेटा को प्राप्त कर रहा है। अब देखो जैसे ही सेंडर ने डेटा भेजा तो सबसे पहले डेटा कहां पे आएगा? एप्लीकेशन लेयर पे। एप्लीकेशन लेयर उस पर कुछ काम करेगी, फिर डेटा भेज देगी प्रेजेंटेशन लेयर को, ये उस पर कुछ काम करेगी। इस प्रकार से ये डेटा आएगा और फिर ये यहाँ पे आ जाएगा ट्रांसमिशन मीडिया में। यहाँ पे बिट्स रहेगी, बिट्स को बदला जाएगा सिग्नल में बदला जाएगा, क्योंकि सिग्नल जो क्या करते हैं ट्रेवल करते हैं। फिर आ जाएगा ट्रांसमिशन मीडिया में, फिर ये डेटा यहाँ से आएगा ना, इस लेयर पे आएगा, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, इस प्रकार से यहाँ तक किस पे पहुंच जाएगा? रिसीवर तक पहुंच जाएगा। जैसे आपने हाई भी भेजा है तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये डेटा सेंडर पे इन 7 लेयर से गुजरता है, फिर नेटवर्क में आता है, और फिर वापस से इन 7 लेयर पे पहुंच के रिसीवर तक क्या पहुंचता है? हाई पहुंचता है। तो इस जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। जो ये प्रोसेस है उसे बोला जाता है इनकैप्सुलेशन, इसे बोला जाता है इनकैप्सुलेशन। जब डेटा आपके कहाँ एप्लीकेशन लेयर से किस में आ रहा है? फिजिकल लेयर में आ रहा है। और जो ये प्रोसेस है जहां पे डेटा फिजिकल लेयर से एप्लीकेशन लेयर में आ रहा है इसे बोला जाता है डी इनकैप्सुलेशन, इसे बोला जाता है डी इनकैप्सुलेशन। देखो अभी तक अपन ने ये पता कि ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर्स होती है? 7 लेयर्स होती है। 7 लेयर के आपको नाम याद रखने हैं। उसके बाद में मैंने ये बताया था कि जो शुरू की 3 लेयर होती है ऊपर वाली, ये सॉफ्टवेयर सपोर्ट है, ये हार्डवेयर सपोर्ट है। जो बीच वाली है इसे बोलते हैं हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल। उसके बाद में देखो डेटा ट्रेवल कैसे करता है।
सेंडर से डेटा जाएगा इस दिशा में, फिर नेटवर्क पे आएगा और फिर डेटा ऊपर की तरफ जाएगा। जो ये वाला प्रोसेस है उसे बोला जाता है इनकैप्सुलेशन, और जो ये वाला प्रोसेस है उसे बोला जाता है डीकैप्सुलेशन। ये आपको याद रखना है कि इनकैप्सुलेशन किसे बोलते हैं और डीकैप्सुलेशन किसे बोलते हैं। ये रहेगी मेरी डेटा फ्लो की डायरेक्शन। तो डेटा फ्लो की डायरेक्शन वो ऐसे रहेगी। मान लो आपने हाई भेजा इसको और इसके पास हाई पहुंच गया, है ना, इसने वापस मैसेज किया है, कुछ भी मैसेज, जैसे हेलो मैसेज किया है ना, तो इसके पास क्या पहुंचेगा, हेलो मैसेज पहुंचेगा। इस केस में देखो क्या होगा, तो यहां से जैसे ही इसने हेलो भेजा, है ना, तो डेटा यहां से ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा, यहां तक आएगा, फिर वापस यहां तक आएगा, फिर वहां से ऊपर जाएगा और एप्लीकेशन लेयर पे इसको क्या पहुंच जाएगा, हेलो पहुंच जाएगा। तो ये किस प्रकार का कनेक्शन होता है, पीयर टू पीयर होता है। किस प्रकार का होता है, पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर का मतलब है कि जो सेंडर है वो रिसीवर की तरह भी काम कर सकता है और जो रिसीवर है वो सेंडर की तरह भी काम कर सकता है। यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद में देखो यहाँ पे एक चीज और मैं बता रहा हूं, जैसे मान लो आपके पास ये डेटा है, डेटा सबसे पहले किसके पास आएगा, एप्लीकेशन लेयर के पास आएगा। तो ये डेटा है मेरे पास, यहां बना ले, ये मेरे पास डेटा है। जो भी डेटा मेरे को भेजना सबसे पहले किसके पास आएगा, एप्लीकेशन लेयर के पास आया। ये डेटा आया एप्लीकेशन लेयर के पास, एप्लीकेशन लेयर इस पे कुछ काम करेगी डेटा पे और अपना एक हेडर ऐड कर देगी। क्या हेडर ऐड कर देगी, हेडर, इसने अपना हेडर ऐड कर दिया और ये एप्लीकेशन लेयर का हेडर हेड है, तो इसे बोलते हैं ए एच। ये एप्लीकेशन लेयर का हेडर इसने ऐड कर दिया, जो डेटा था उसमें कुछ इसने अपनी तरफ से एक चीज एक्स्ट्रा ऐड कर दी। अपन को समझाएंगे आगे, समझ में आएगा कि क्यों हेडर ऐड किया जाता है। उसके बाद में देखो जैसे ये डेटा नीचे आया, ये वाला डेटा है जो नीचे आया, ये सेम रहेगा, ये ए एच है और ये क्या है, डेटा है। जैसे ही प्रेजेंटेशन लेयर में आया, प्रेजेंटेशन लेयर भी क्या कर देगी, अपना एक हेडर ऐड कर देगी। हेडर ऐड कर दिया, किसने कर दिया, प्रेजेंटेशन लेयर ने ऐड कर दिया। यहां तक आ रहा है समझ में। जैसे ही डेटा नीचे आएगा, ये क्या करेगी, इस डेटा के साथ सेशन लेयर क्या कर देगी, एक हेडर ऐड कर देगी सेशन लेयर का। जैसे ही नीचे आया, ट्रांसपोर्ट लेयर भी अपना हेडर ऐड कर देगी, नेटवर्क लेयर भी क्या करेगी, अपना हेडर ऐड कर देगी, और डेटा लिंक लेयर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। जो भी डेटा आपके पास ऊपर वाला आ रहा है ना, ये सारा का सारा आपके पास डेटा आया ऊपर से, सबसे पहली चीज ये अपना हेडर ऐड करेगी। कौन सी लेयर, डेटा लिंक लेयर, और अपना एक ट्रेलर भी ऐड करेगी। ये ट्रेलर ऐड कर दिया किसने, डेटा लिंक लेयर ने। समझने वाली बात यह है कि इन सातों लेयर्स में परीक्षा में सवाल आ सकता है कि कौन कौन से जो है वो हेडर ऐड करती है। तो देखो कौन कौन हेडर ऐड कर रही है, जो ऊपर की 6 है, या तो क्या कर रही है, हेडर ऐड कर रही है, और जो डेटा लिंक ले रहा है वो हेडर के साथ क्या ऐड कर रही है, ट्रेलर भी ऐड कर रही है। तो परीक्षा में सवाल आ सकता है कि इनमें से कौन सी ओएसआई मॉडल की लेयर है जो हेडर और ट्रेलर दोनों ऐड करती है। तो हेडर और ट्रेलर दोनों ऐड कौन करती है, डेटा लिंक लेयर। ये आपको याद रखना है। यहां तक आपको आया समझ में। देखो डेटा, इस पर जो भी डेटा रहेगा एप्लीकेशन लेयर उसमें अपना हेडर ऐड कर देगी, अपन को समझ में आएगा आगे, है ना। जैसे जैसे ये वाला पार्ट पूरा कवर होगा तो अपन देखेंगे कि हेडर क्यों ऐड किया जाता है ना। अब देखो, अब डेटा पहुंचेगा यहाँ पे, है ना, फिजिकल लेयर से यहाँ पे पहुंचा डेटा, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा डेटा, अब देखो जैसे डेटा लिंक लेयर के पास पहुंचा यहाँ पे डेटा, तो ये क्या करेगा, इसका हेडर को हटा देगा, ट्रेलर को भी हटा देगा। फिर ऊपर पहुंचा नेटवर्क लेयर के पास, इसका ट्रेलर भी क्या कर देगा, हट जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में। देखो यहां से समझो ना, इन सब ने हेडर ऐड किया अपना, और इधर जाएगा तो क्या कर देगा, हेडर को, सब अपने अपने हेडर को रिमूव करते जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज और देखो यहाँ पे, इसको मिटा दूं या फिर यहीं रखूं, चलो इसको मैं मिटा देता हूं, एक सेकेंड, नहीं बना ले। अब देखो ये 7 लेयर्स है ना, देखो सबसे ऊपर वाली लेयर है जिसे बोला जाता है एप्लीकेशन लेयर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, एप्लीकेशन लेयर। उसके बाद में क्या बोला जाता है, प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। फिर क्या बोला जाता है, सेशन लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर क्या बोला जाता है, डेटा लिंक लेयर, और उसके बाद में क्या है, फिजिकल लेयर। अब देखो एक इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे और बनता है कि जो सबसे ऊपर वाली जो 3 लेयर है, इसमें जो अपन ने डेटा बनाया था, जैसे अपन ने हेडर ऐड किया था, उसके बाद में इसको क्या बोला जाता है, डेटा बोला जाता है, डेटा या मैसेज। इसमें भी क्या बोला जाता है, डेटा बोला जाता है।
और इसमें भी क्या बोला जाता है, डेटा बोला जाता है। आ रहा है कि नहीं समझ में? जो अपने पास मैसेज था या फिर डेटा था, इसमें इसने क्या कर दिया, अपना हेडर ऐड कर दिया, किसने, एप्लीकेशन लेयर ने। उसके बाद में ये जो चीज बनी इसे क्या बोला जाता है, डेटा बोला जाता है। हाँ, डेटा जैसे ही नीचे आया, इसने अपना हेडर ऐड कर दिया, किसने, प्रेजेंटेशन लेयर ने अपना हेडर ऐड कर दिया। उसके बाद में जो चीज बनी उसे ही क्या बोला जाता है, डेटा बोला जाता है। तो आप लोगों को ये समझना है कि ऊपर वाली तीनों चीजों में जो भी मैसेज आ रहा है उसे क्या बोला जाता है, डेटा बोला जाता है। फिर उसके बाद में देखो, ट्रांसपोर्ट लेयर में जैसे ही डेटा आएगा इसे क्या बोला जाता है, सेगमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेगमेंट। और नेटवर्क लेयर में आएगा इसे क्या बोला जाता है, पैकेट बोला जाता है। और डेटा लिंक लेयर में इसे फ्रेम बोला जाता है, और इसे क्या बोला जाता है, बिट बोला जाता है। अभी देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं, पहली वाली में, ये देखो, एप्लीकेशन लेयर ने डेटा के साथ हेडर ऐड किया, तो इसे क्या बोलेंगे, अब इसे अपन बोलेंगे पूरी जो भी चीज बनी अपने, इसे क्या बोलेंगे, डेटा बोलेंगे। उसके बाद में प्रेजेंटेशन लेयर ने अपना हेडर ऐड किया, उसके बाद में जो भी चीज बनी, जो भी मैसेज बना, उसे क्या बोलते हैं अपन, डेटा बोलते हैं। उसके बाद में सेशन लेयर ने जो भी ऐड किया उसके भी क्या बोलते हैं अपन, डेटा बोलते हैं। यहां तक आ रहा है समझ में? उसके बाद में देखो, जैसे ही नीचे वाली लेयर ने, ट्रांसपोर्ट लेयर ने अपना हेडर ऐड किया, इसमें हेडर अपना ऐड किया, तो इसे बोलते हैं सेगमेंट। इसे क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोला जाता है। उसके बाद में जो नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर ने जैसे ही अपना डेटा ऐड किया, तो इसे क्या बोला जाता है, पैकेट बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, पैकेट बोला जाता है। और डेटा लिंक लेयर, इसे क्या बोला जाता है, फ्रेम बोला जाता है। और इसे क्या बोला जाता है, बिट। ये थोड़ा मिक्स हो गया, लेकिन आप लोगों को समझ में आना चाहिए ना कि मैंने क्या समझा है, कि हर लेयर जब डेटा ऊपर से नीचे जाता है, तो हर लेयर अपना अपनी तरफ से कोई काम करती है। हर लेयर का अपना अलग अलग काम है, अपन देखेंगे कि हर लेयर का क्या क्या काम है। जैसे आईपी एड्रेस वगैरह सब चीज़ें, प्रोटोकॉल्स वगैरह सारी चीज़ें इसी में आएगी। हर लेयर अपना काम करेगी, अपनी तरफ से कुछ ऐड करेगी, जिसे हेडर बोला जाता है। एक ही लेयर है डेटा लिंक लेयर, जो हेडर और ट्रेलर क्या करेगी, दोनों ऐड करती है। जो ऊपर से नीचे आते हैं इसे बोला जाता है इनकैप्सुलेशन। कि जो हेडर ऐड करते हैं उसे बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। जब डेटा नीचे से ऊपर जाता है उसे बोलते हैं डीकैप्सुलेशन। इसका मतलब जिस जिस लेयर ने हेडर हटाया, रेस्पेक्टिव वो लेयर उसका हेडर को क्या कर देगी, रिमूव कर देगी। अब देखो, फिजिकल लेयर में जो भी डेटा है उसे क्या बोला जाता है, बिट बोला जाता है। डेटा लिंक लेयर में जो भी डेटा आएगा उसे क्या बोलेंगे, फ्रेम बोलेंगे। नेटवर्क लेयर में जो भी डेटा आएगा उसे क्या बोला जाएगा, पैकेट बोला जाएगा। और ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या बोला जाएगा, सेगमेंट बोला जाएगा। यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा? यदि समझ में नहीं आ रहा तो एक बार वापस रिपीट पे देखना, वीडियो समझ में आ जाएगा। अब देखो, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे फिजिकल लेयर के बारे में। जो फिजिकल लेयर है वो सबसे नीचे की लेयर होती है ना। जो सबसे नीचे की लेयर क्या होती है, फिजिकल लेयर होती है। तो सबसे नीचे की लेयर है उसे अपन क्या बोलते हैं, फिजिकल लेयर बोलते हैं। ये सबसे बॉटम लेयर होती है। सबसे पहली चीज ये क्या है कि सबसे बॉटम लेयर होती है। अब देखो, अपन ने, यदि आपने मेरी पहले की क्लासें देखी है, 4-5 क्लासेस जो भी हुई है, तो वहां पे मैंने जो भी चीज पढ़ी है उसमें आप लोगों को 3-4 बार जगह मैंने बताया कि ये फिजिकल लेयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी या फिर फिजिकल लेयर का ये काम है कि ये चीज करना या फिर नहीं करना। तो अपन अब ये देखेंगे कि फिजिकल लेयर क्या क्या करती है डेटा के साथ, है ना। कौन कौन से काम है जो फिजिकल लेयर को दिए गए कि ये वाले काम तुम्हें डेटा को पहुंचाना है, तो ये वाले काम तुम्हें करने पड़ेंगे, है ना। देखो, अपने पास 7 लेयर है, तो हर लेयर का अलग अलग काम होगा, तभी तो डेटा सही जगह पे पहुंच पाएगा। और हर लेयर को अपना काम पूरी तरीके से करना पड़ेगा। तो एग्जाम में सवाल आ सकता है कि ये जिम्मेदारी किसकी है, या फिर फिजिकल लेयर कौन कौन से काम करती है, फिर कौन से काम नहीं करती है। तो ये अपन पढ़ेंगे सबसे पहले आज फिजिकल लेयर के बारे में। देखो, तो फिजिकल लेयर का सबसे पहला काम है वो है ट्रांसमिशन मोड तय करना। क्या करना, ट्रांसमिशन मोड तय करना। ट्रांसमिशन मोड मैंने बताया था, ट्रांसमिशन मोड का मतलब है डेटा फ्लो की दिशा। ट्रांसमिशन मोड का मतलब है डेटा फ्लो की दिशा। डेटा फ्लो की डेटा फ्लो की दिशा कौन तय करता है, ट्रांसमिशन मोड। और ट्रांसमिशन मोड किसकी जिम्मेदारी है, फिजिकल लेयर की जिम्मेदारी है। अपन ने देखो 3 प्रकार के ट्रांसमिशन मोड पढ़े थे। पहला था सिंप्लेक्स, जिसमें डेटा है एक तरफ से ही जाएगा। दूसरा था अपन ने हाफ डुप्लेक्स, और तीसरा था अपना फुल डुप्लेक्स। यदि आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो देखना, दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इसका डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा, ये पहले से मैंने समझा रखा है। तो पहली जिम्मेदारी है फिजिकल लेयर की, ट्रांसमिशन मोड तय करना। तो ट्रांसमिशन मोड कौन तय करता है, फिजिकल लेयर। उसके बाद में आगे देखो, अगली है फिजिकल टोपोलॉजी। जैसे अपन ने बहुत सारी टोपोलॉजी पढ़ी है, टोपोलॉजी पे मैंने वीडियो बना रखा है, एक वीडियो बना रखा है, आप लोग देखना टोपोलॉजी पे कि कौन सी टोपोलॉजी अपन यूज में ले रहे हैं। इसका मतलब है कि कौन सी टोपोलॉजी यूज में की जा रही है ना, यूज की जा रही है। जैसे आप बस टोपोलॉजी यूज में ले सकते हो, ट्री ले सकते हो,
स्टार ले सकते हो, कोई सी भी टोपोलॉजी ले सकते हो। तो कौन सी टोपोलॉजी आप यूज में ले रहे हो, ये भी किसके द्वारा तय किया जाता है, फिजिकल लेयर के द्वारा तय किया जाता है। उसके बाद में देखो लाइन कॉन्फ़िगरेशन, अपन ने पढ़ा था कि लाइन कॉन्फ़िगरेशन कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब ये है कि जो भी दो डिवाइस हैं इनके बीच एक डेडिकेटेड पाथ है। डेडिकेटेड पाथ का मतलब है ये जो लिंक बनाया है वो सिर्फ इन्हीं दोनों डिवाइसों के बीच का है ना, इसको कोई तीसरी डिवाइस है वो शेयर नहीं कर सकती। और दूसरा अपन ने देखा था मल्टी पॉइंट, पहला देखा था अपन ने मल्टी पॉइंट। मल्टी पॉइंट का मतलब है एक शेयर लिंक है, उसको बहुत सारी डिवाइसेस काम में ले रही है ना, ये डिवाइस भी इसको उपयोग में ले रही है डेटा भेजने के लिए, ये भी ले रही है और ये भी ले रही है, ये एक प्रकार की बस टोपोलॉजी है ना। तो लाइन कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार का होगा आपकी मीडियम का, ये भी कौन तय करता है, फिजिकल लेयर तय करती है। उसके बाद में अगला देखो, अगला है फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मीडिया। फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मीडिया का ये मतलब है कि आपका जो भी मीडियम है वो किस प्रकार का मीडियम है। हो सकता है आप वायर्ड काम में लो, हो सकता है आप क्या वायरलेस काम में लो। आपको डेटा कम्युनिकेशन करना है तो दो डिवाइसों को जोड़ने के लिए आप ट्रांसमिशन मीडिया का उपयोग करोगे। तो ट्रांसमिशन मीडिया दो प्रकार का होता है, तो आप किस प्रकार के ट्रांसमिशन मीडिया का उपयोग में ले रहे हो, आप वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया का उपयोग में ले रहे हो या फिर वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया का उपयोग में ले रहे हो। ये चीज भी किसकी जिम्मेदारी है, फिजिकल लेयर की जिम्मेदारी। अगला देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बिट्स। देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बिट्स का क्या मतलब है, कंप्यूटर में जो डेटा रहेगा वो किस में रहेगा, बाइनरी में रहेगा। किस में रहेगा, बाइनरी में रहेगा। इस बाइनरी डेटा को आपको यहां पे भेजना है, इस बाइनरी डेटा को आपको यहां पे भेजना है। तो इस बाइनरी डेटा सीधा का सीधा तो जाएगा नहीं, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस बाइनरी डेटा को किस में बदला जाता है, सिग्नल में बदला जाता है। इसमें बदला जाता है सिग्नल में, और फिर सिग्नल एक जगह से किस में जगह पे जाएगा, दूसरी जगह पे ट्रेवल होगा। इसमें बहुत सारी टेक्निक्स भी हैं, जैसे आपने देखा होगा मैनचेस्टर इनकोडिंग है, ये आपकी अभी है नहीं, हाँ सिलेबस में इतना आपको नहीं पढ़ना है, यदि टाइम मिलेगा तो ऐसे ही वालों को थोड़ा बहुत इसके बारे में देखना है कि मैनचेस्टर इनकोडिंग है। जैसे एनआरजेड भी है, आ रहा कि नहीं आ रहा समझ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बिट का मतलब ये है कि जो भी बाइनरी डेटा है उसको किस में बदला जाएगा, सिग्नल में बदला जाएगा, और फिर जो सिग्नल है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल होगा। जो बाइनरी से सिग्नल में बदला जाएगा इसमें बहुत सारी टेक्निक्स है, जैसे ये दो टेक्निक बताइए कि किस टेक्निक का आपने यूज किया है बाइनरी को सिग्नल में बदलने के लिए। सेम टेक्निक रिसीवर यूज होगी, तभी तो अपने पास जो बिट अपन ने भेजी थी वो सेम की सेम बिट यहाँ पे पहुंचेगी। आया समझ में, ये है फिजिकल लेयर की जिम्मेदारी। अगला देखो, अगला है डेटा रेट या फिर ट्रांसमिशन रेट। देखो डेटा रेट और ट्रांसमिशन रेट, सबसे पहले देखो डेटा रेट को किस में मेजर करते हैं अपन, बीपीएस में। बीपीएस की फुल फॉर्म है बिट पर सेकेंड, बीपीएस की फुल फॉर्म है बिट पर सेकेंड। अब देखो ये जिम्मेदारी क्या हुई कि आपके पास जो भी डेटा जाएगा उसकी ट्रांसमिशन रेट क्या रहेगी, मतलब किस स्पीड से डेटा एक जगह पे दूसरी जगह पे जाएगा, ये चीज भी कौन तय करता है, फिजिकल लेयर तय करती है। और जो डेटा रेट और ट्रांसमिशन रेट है उसे किस में मापा जाता है, बीपीएस में। अब देखो इसकी कुछ यूनिट है, एक होता है केबीपीएस, है ना, किलो का मतलब होता है 10⁻3। उसके बाद में होता है एमबीपीएस, एक होता है जीबीपीएस, एक होता है टीबीपीएस, है ना। आपको याद रखना ना, एमबीपीएस का मतलब है 10⁻6, जी का मतलब है 10⁻9 और टी का मतलब है 10⁻12, है ना। बीपीएस यहाँ पे भी हो जाएगा बीपीएस, और यहाँ पे भी हो जाएगा बीपीएस, यहाँ पे भी हो जाएगा। यहाँ तक आया समझ में आपको। अब देखो डेटा रेट का मतलब है कि सबसे पहले ये देखो जहां पे भी आपको रेट मिले, रेट का मतलब होता है अपन का टाइम से संबंध है। डेटा रेट का ये मतलब है कि कितनी बिट एक सेकंड में भेजी जा रही है, कितनी बिट एक सेकंड में भेजी जा रही है। देखो यहां पे बना रहा हूं, जैसे मेरी जो डेटा रेट या ट्रांसमिशन रेट है मान लो वो है 10⁻3 बीपीएस। इसका मतलब ये हुआ कि 10⁻3 बिट का मतलब हो गया 1000 बिट कितने सेकंड में पहुंच रही है, एक सेकंड में पहुंच रही है। यहां तक आया समझ में। डेटा रेट का ये मतलब है कि 1000 बिट यदि मैंने यहाँ पे भेजी है, ये मेरा सेंडर है ये रिसीवर है, तो 1000 बिट यहां से यहां पहुंच जाएगी कितने समय में, एक सेकंड में पहुंच जाएगी। अब देखो इसको दूसरे तरीके से भी समझो, यदि मैं एक बिट का निकालू, तो एक बिट को पहुंचने में कितना समय लगेगा, 1/1000, तो इसको मैं 1 मिली सेकेंड भी लिख सकता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि एक बिट को भेजने में कितना समय लगेगा, 1 मिली सेकेंड। देखो यहां लिख है ना, कि मतलब एक बिट यदि मेरे को भेजना है, मान लो एक भेजना है, एक बिट भेजनी है, तो वो इस मीडियम पर कितने सेकंड के लिए रहेगा,
1 मिली सेकंड के लिए रहेगा, 1 बिट 1 मिली सेकंड में यहाँ तक पहुंच जाएगी। आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। डेटा रेट का मतलब होता है कि जितना आप डेटा भेज रहे हो, कि मतलब पर्टिकुलर डेटा 1 सेकंड में कितनी जा रहा है, उसे क्या बोलते हैं? डेटा रेट या फिर ट्रांसमिशन रेट बोला जाता है। अगला देखो, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द बिट। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द बिट का मतलब है कि जो आपका सेंडर है और दूसरा रिसीवर है, कि जो क्लॉक है वो क्या होनी चाहिए? सिंक्रोनाइज होनी चाहिए, सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? क्लॉक सिंक्रोनाइज होनी चाहिए, इसका मतलब आ रहा है समझ में क्या होता है? देखो, ये आपका सेंडर है और ये आपका रिसीवर है। देखो, जैसे मैंने इंटेल में काम किया था, है ना, 4.5 साल इंटेल, सुना है नाम आप लोगों ने कंपनी का? तो वहाँ पे मैं डिजिटल डिजिटल डिजाइन इंजीनियर था। तो हमारा जो फिजिकल काम था वो ये था, कोई भी जो डेटा जा रहा है उसके साथ में क्लॉक होती है। क्या होती है? क्लॉक होती है। और डेटा को क्लॉक के हिसाब से पकड़ा जाता है। मतलब यदि आपकी, देखो, जैसे मैं ये मान लो फ्लॉप है ना, फ्लिप फ्लॉप है ना, फ्लिप फ्लॉप में एक तो होगी डेटा पिन और दूसरी होगी क्लॉक पिन। क्या होगी? क्लॉक पिन। अब डेटा को किस हिसाब से पकड़ा जाएगा? क्लॉक के हिसाब से पकड़ा जाएगा। देखो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? और नहीं आ रहा है तो ये याद रखना है। देखो, मैं और समझाने की कोशिश करता हूं। इसका मतलब ये हुआ सिंक्रोनाइजेशन का ये मतलब है कि जो आपका डेटा और सॉरी सेंडर है और जो रिसीवर है वो दोनों सेम क्लॉक पे ऑपरेट होने चाहिए ना। जो डेटा मान लो इसकी स्पीड है 1 MBPS, तो अगले वाले की स्पीड भी कितनी होनी चाहिए? 1 MBPS होनी चाहिए। देखो, मान लो इसने डेटा भेजा है 110, यदि मैं इसका सिग्नल बनाऊं तो ये 1 है, फिर ये 1 है और फिर ये क्या है? 0 है। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? तो रिसीवर की भी क्लॉक वैसी होनी चाहिए कि इसको क्या पहुंचना चाहिए? 110 ही मिलना चाहिए। ये क्या है? 1 1 और 0। मान लो इन दोनों की क्लॉक में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, मतलब इसकी क्लॉक बड़ी है फिर इसकी क्लॉक छोटी है, तो होगा क्या? ये इसको 1 0 भी पढ़ सकता है, क्योंकि इसको 1 मिला, तो हो सकता है वो इतनी क्लॉक के बाद, इस क्लॉक के बाद डेटा लेता हो। क्लॉक का मतलब आ रहा है क्या समझ में? देखो, जो भी डेटा आएगा ना, क्लॉक पे निर्भर करेगा। जब क्लॉक का एज होगा तब डेटा को पकड़ा जाएगा ना। देखो, ये समझो ना, ये मेरे पास कोई भी डेटा है, इसको ऐसे समझो ना, और ये मेरे पास क्लॉक है। वैसे समझो ना, क्लॉक का जहां पे 1 आएगा, इस समय डेटा क्या है? 1, तो ये किसको पकड़ देगी? 1 को। फिर देखो यहाँ पे, फिर इसका एज आया नीचे से ऊपर आई, डेटा क्या मिला इसको? 1। इसका मतलब है 1। इसको क्या बोला जाता है? क्लॉक। इसका मतलब हुआ कि जो रिसीवर और सेंडर है दोनों का क्लॉक का क्या होना चाहिए? सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। तो देखो, आज की क्लास में अपन ने ओएसआई मॉडल के बारे में पढ़ा, और उसके बाद में देखा कि ओएसआई मॉडल की बहुत सारी लेयर्स होती है। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, डीकैप्सुलेशन क्या होता है, और उसके बाद में जो सबसे नीचे की लेयर होती है, बॉटम लेयर होती है, फिजिकल लेयर, उसके बारे में अपन ने बहुत सारी चीजें देखी कि फिजिकल लेयर की जिम्मेदारी कौन कौन सी। 7 जिम्मेदारी आप लोगों को याद रखना है, परीक्षा में 100% इस पे सवाल आएगा, है ना। फिजिकल लेयर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में आगे की क्लास में अपन पढ़ेंगे डेटा लिंक लेयर, और जितनी भी लेयर्स है हर लेयर्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो नेटवर्क का आपका कोई भी जो कॉन्सेप्ट है वो पीछे नहीं रहेगा ना। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको लग रहा है कि क्लासेस सही हैं आप लोगों के, बेनिफिशियल है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि मेरे को मोटिवेशन तभी मिलेगा कि जब ज़्यादा लोग उसको देखेंगे या फिर शेयर करेंगे, तभी मुझे पता चलेगा कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ और आपको सही कंटेंट मिल रहा है। तो आज की क्लास में इतना ही, अगले क्लास में